सुना है लोग इसे भी साइंस समझते हैं। आजकल हम इर्तिका के बारे में जो मुख्तलिफ मुगालते मौजूद हैं और क्रिएशनिस्ट हजरात की तरफ से फैलाए जाते हैं, उन पर बात कर रहे हैं। तो आज हम क्रिएशनिस्ट हजरात के जिस एतराज़ पर बात करेंगे वो ये है कि इर्तिका का नज़रिया चूँकि तब्दील होता रहता है, इसलिए ये काबिल एतमाद नहीं है। तो हम जानते हैं कि इर्तिका का नज़रिया बायोलॉजी का एक बुनियादी और मुस्तनद तरीन नज़रिया है जो ये वजाहत करता है कि ज़मीन पर ज़िंदगी किस तरह से वक्त के साथ साथ तब्दील हुई और नई अनवा यानी स्पीशीज़ कैसे वजूद में आई। लेकिन हर साइंसी नज़रिए की तरह इर्तिका के नज़रिए में भी वक्त के साथ साथ बेहतरी आती चली जा रही है। क्रिश्चियन हजरात अक्सर ये एतराज़ करते हैं कि चूँकि इर्तिका का नज़रिया वक्त के साथ साथ तब्दील होता रहता है, इसलिए यह काबिल एतमाद नहीं है। लेकिन ये एतराज़ दरअसल साइंस के तरीक़ाकार को ना समझने की वजह से पैदा होता है। साइंस जामिद नहीं होती, बल्कि तहकीक, तजुर्बात और नए मुशाहदात की बुनियाद पर अपने नज़रियात को मुसलसल बेहतर बनाती रहती है। इर्तिका का नज़रिया भी इसी साइंसी असूल के मुताबिक वक्त के साथ साथ ज़्यादा मजबूत और ठोस होता जा रहा है, कमज़ोर नहीं हो रहा। साइंस में किसी भी नज़रिए की तब्दीली उसकी कमज़ोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत है। साइंस में जब कोई नज़रिया नए शवाहद की रोशनी में बेहतर होता है या तब्दील किया जाता है, तो ऐसा करने से नज़रिए में हमेशा बेहतरी आती है और अब वो नज़रिया ऐसे मज़ाहिर की वजाहत करने के भी काबिल हो जाता है जिसकी वजाहत उस तब्दीली से पहले मुमकिन नहीं थी। इसलिए ऐसी तब्दीलियों के बाद साइंसी नज़रियात पर हमारा एतमाद मज़ीद बढ़ जाता है, कम नहीं हो जाता। मिसाल के तौर पर जब जॉन डाल्टन ने 1803 में एटम के इब्तदाई मॉडल की तश्कील की थी, उस वक्त हमारे पास एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ही कम और इब्तदाई मालूमात मैसर थी। उन नामुकम्मल मुशाहिदात की बिना पर जॉन डाल्टन ने एटम को एक गेंद की तरह गोल तस्वर किया। उससे पहले हम जानते हैं कि 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त किया और पहली बार हमें यह मालूम हुआ कि एटम में मनफी चार्ज और मुस्बत चार्ज के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। थॉमसन ने यह तस्वर पेश किया कि एटम में मस्बत और मनफी चार्ज के हामिल ज़र्रात यानी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन, उस वक्त प्रोटॉन का हमें पता नहीं था, लेकिन बुनियादी तौर पर हम आज ये जानते हैं कि वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे थे। लेकिन थॉमसन का ख्याल ये था, उनका जो मफरूज़ा था वो ये था कि एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास पास इस तरह रहते हैं जैसे अगर मैं मिसाल दूं कि अगर पानी में हम तुखमलंगा अगर हल कर दें तो पानी और तुखमलंगा जो है वो एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं। उनका तजवीज़ करदा मॉडल उससे पहले पेश किए गए जॉन डाल्टन के मॉडल से बेहतर था। लेकिन 1911 में रदरफोर्ड ने मालूम किया कि एटम के मरकज़ में तमाम का तमाम मुस्बत चार्ज इकट्ठा होता है और मरकज़ का साइज़ बहुत छोटा होता है। चनाचे रदरफोर्ड ने एटम को निज़ाम शमसी के तौर पर तस्वुर किया जिसमें मरकज़ में न्यूक्लियस है और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। यह मॉडल थॉमसन के मॉडल से कहीं बेहतर था। 1913 में नील्स बोर ने उससे भी बेहतर मॉडल पेश किया जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का मरकज़े से फासला सिर्फ मखसूस वैल्यूज रख सकता था, यानी इलेक्ट्रॉन का मरकज़े से फासला क्वांटाइज था। यह क्वांटम फिजिक्स का आगाज था। उसके बाद 1926 में श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग और दूसरे फिजिसिस्ट ने इलेक्ट्रॉन क्लाउड का तस्वर पेश किया जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लहरों की तरह दिखाए गए थे। क्वांटम फिजिक्स पर मबनी यह मॉडल माजी के एटमी मॉडल से कहीं बेहतर था और बेहतर नताइज पैदा करता था, और यह मॉडल आज भी कुछ तब्दीलियों के साथ इस्तेमाल हो रहा है। क्वांटम फिजिक्स को आज दुनिया की तारीख का बेहतरीन नजरिया कहा जाता है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि चूंकि एटम के मॉडल्स माजी में तब्दील होते रहे हैं, इसलिए एटम के स्ट्रक्चर के बारे में आज की साइंस काबिल एतमाद नहीं है? जी नहीं, मेरे ख्याल में कोई जी होश शख्स ऐसा दावा नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स की ईजाद ही क्वांटम फिजिक्स के असूलों को समझने से मुमकिन हो पाई। चनाचे साइंस के किसी भी नज़रिए पर यह एतराज़ तो बिल्कुल बोदा और साइंसी तरीक़ाकार से मुकम्मल ला इल्मी ज़ाहिर करता है कि साइंस का कोई नज़रिया अगर माजी में तब्दील होता रहा है तो वो काबिल एतमाद नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि क्या इर्तिका का नज़रिया भी माजी में तब्दील होता रहा है या नहीं। तो बेहतर बयान यह है कि बाकी तमाम साइंसी नज़रियात की तरह इर्तिका का नज़रिया भी वक्त के साथ साथ बेहतर होता चला गया है। हमें मालूम है कि इब्तदा में चार्ल्स डार्विन ने
1859 में ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नाम से किताब लिखी थी, जिसमें इर्तिका के नज़रिए की बुनियाद रखी गई थी। और इस नज़रिए में फितरी चुनाव को इर्तिका का बुनियादी मुहर्रिक करार दिया गया था। उससे पहले लमार्क ने एक मफरूज़ा पेश किया था, जिसके मुताबिक जो जानवर किसी नए तजर्बे को सीख कर कामयाब होते हैं, वो तजर्बा उनकी औलाद में भी मुंतकिल हो जाता है। लेकिन हमें बाद में ये तजुर्बा से मालूम हुआ कि लमार्क का मफरूज़ा बहुत हद तक गलत था, और डार्विन ने जो नज़रिया पेश किया था कि फितरी चुनाव और तब्दीलियाँ, यानी अगली नस्ल में पैदा होने वाली तब्दीलियाँ और फिर फितरी चुनाव जो उनमें से बेहतर तब्दीलियों को चुनता है, ये इर्तिका का बुनियादी मुहर्रक है। डार्विन के ज़माने में जीनियात या डीएनए की दरियाफ्त नहीं हुई थी, बायोकेमिस्ट्री की दरियाफ्त में नहीं हुई थी। हमें न्यूक्लियोटाइड्स, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स और दूसरे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का इल्म नहीं था, और ये इल्म भी नहीं था कि जानवरों के जिस्मानी स्ट्रक्चर कैसे तरतीब पाते हैं। इसलिए डार्विन ने फितरी चुनाव की बुनियादी वजाहत तो कर दी थी, लेकिन वो ये वाज़ेह नहीं कर सके कि जीनियाती तब्दीलियां अनवा में कैसे तनव्वुर पैदा करती हैं। 20वीं सदी में जब डीएनए दरियाफ्त हुआ और मेंडल के क़वानीन वरासत को समझा गया, जिन्हें अब मेंडेलियन जेनेटिक्स कहते हैं, तो इस नई मालूमात की रोशनी में साइंसदानों ने इर्तिका के नज़रिए में मुनासिब तब्दीलियां की, जिसे अब हम मॉडर्न इवोल्यूशनरी सिंथेसिस कहते हैं। इस तब्दीली से इर्तिका का नज़रिया ना तो तब्दील हो गया और ना ही इसमें कोई कमज़ोरी आई। इसके बरक्स आज इर्तिका का नज़रिया पहले से ज़्यादा ठोस और तजुर्बाती शुहाद पर उस्तवार है। यही साइंसी तरक्की का अमल है। उसके बाद वक्त के साथ साथ इर्तिका के शवाहद बढ़ते चले गए। अगर इर्तिका का नज़रिया काबिल एतमाद ना होता तो वक्त के साथ साथ इसके शवाहद कम होते चले जाते, मगर हुआ इसके बिल्कुल बरक्स। पिछले 150 सालों में बायोलॉजी, जीनियात, फॉसिल्स और मॉलिक्यूल की सतह पर ऐसे बेशुमार शवाहद सामने आए जो इर्तिका की तस्दीक करते हैं। मसलन हम अगर डीएनए का मुआजना करें तो इंसानों और दीगर जानवरों के जीन्स के मुतालिए से हमें यह मालूम होता है कि तमाम के तमाम अनवा एक दूसरे से एक इर्तिकाई रिश्ते में मुंसलिक हैं। पिछली वीडियो में हमने इंसान और चिंपैंजी के डीएनए में मुमासलत की वजाहत की थी, जो हमारे इर्तिकाई ताल्लुक को वाज़ेह करती है। ये वीडियो साइंस की दुनिया के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है। लेकिन जीनियात सिर्फ एक पहलू है, हम उसके अलावा भी बहुत से मुख्तलिफ और आज़ादाना तौर पर इर्तिका के शवाहद को देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर जीनियात से भी पहले हमारे पास फॉसिल रिकॉर्ड मौजूद था, जिसमें कदीम जानवरों के फॉसिल्स इर्तिकाई तब्दीलियों के तसलसल दिखाते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ हमें नित नए फॉसिल्स मिलते जा रहे हैं, जिससे फॉसिल रिकॉर्ड मजीद बेहतर होता जा रहा है। मिसाल के तौर पर डार्विन के ज़माने में समुद्री मैमल्स के ज़मीन से पानी में मुंतकिल होने का कोई फॉसिल रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। यहाँ समुद्री मैमल से मुराद वेल्स और डॉल्फिन समझ लीजिए, हालांकि और भी समुद्री मैमल हैं, लेकिन हम वेल की मिसाल लेंगे। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि डार्विन के ज़माने में जब उसने नज़रिया इर्तिका पेश किया था, उस वक्त वेल का खुश्की से समुंदर का सफ़र डॉक्यूमेंटेड नहीं था, और डार्विन को ये तो मालूम था कि वेल मैमल हैं, इसलिए उन्होंने ये मफरूज़ा पेश किया था कि हमें फॉसिल रिकॉर्ड में ऐसे शवाहद मिल जाएंगे कि वेल्स के अजदाद खुश्की पर चलते थे। 20वीं सदी की आखिरी चंद दिहाइयों और 21वीं सदी में वेल के अजदाद के इस कदर फॉसिल्स मिल चुके हैं कि अब हम इन फॉसिल्स में ज़मीन से पानी में ज़िंदगी गुजारने की एडाप्टेशंस के तमाम मरहले अलग अलग देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये देख सकते हैं कि इन जानवरों के नेज़ल पैसेजेस यानी नथने आहिस्ता आहिस्ता चेहरे के सामने से चेहरे के ऊपर की तरफ मुंतकिल होते गए, और अब वेल्स और डॉल्फिन्स में उनके नेज़ल ओपनिंग्स यानी नाक के सुराख उनकी खोपड़ी के ऊपर हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर फॉसिल्स जिनसे हमें वेल के इर्तिकाई खुश्की से समुंदर में मुंतकिल होने के इर्तिकाई स्टेजेस का इल्म हुआ, इनमें से ज़्यादातर फॉसिल्स पाकिस्तान से मिले हैं। इसीलिए उनमें से एक नौ का नाम ही पाकिस्तान के नाम पर पाकिसीटस रखा गया है, यानी पाकिस्तान में पाई जाने वाली वेल। वेल के अलावा हमारे पास अब हाथी और घोड़े की इर्तिकाई तारीख के फॉसिल्स भी इस कदर मौजूद हैं कि उनसे ये ट्रांजिशन या तब्दीली दर्जा बदर्जा देखी जा सकती है। इसी तरह डार्विन के ज़माने में इंसानों के कदीम इंसान नुमा अजदाद के कोई फॉसिल्स दस्तयाब नहीं थे। आज हमारे पास कम से कम 20 ऐसी अनवा के फॉसिल्स मौजूद हैं जो इंसान नुमा थीं लेकिन अब मादूम हो चुकी हैं। ऐसी अनवा को मजमूई तौर पर होमिनिन्स कहा जाता है। उनमें ऑस्ट्रालोपिथेकस के कई मुख्तलिफ अनवा शामिल हैं,
اور اس کے علاوہ ہومو ہیبلس، ہومو ایریکٹس، نیانڈرتھالز، ہومو فلورینسس، نیلاڈی جسے ہومو نیلاڈی کہتے ہیں، ڈینیسوونس جسے ہومو ڈینیسوونس بھی کہتے ہیں، یہ تمام انواع شامل ہیں۔ اور ان میں سے کچھ مثلا ڈینوسورنس کے فاسلس تو ابھی پچھلے 10 سال میں ہی دریافت ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس دہائی میں یعنی 2020 کی دہائی میں ایسی نئی ٹیکنالوجیز ایجاد ہوئی ہیں جن سے ایسے فاسلس میں بھی ڈی این اے اخذ کیا جا سکتا ہے جن کے بارے میں پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ان سے ڈی این اے اخذ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے مستقبل قریب میں پہلے سے میسر فاسل کے ڈی این اے کے تجزیے سے انسانی ارتقاء کی تاریخ کی مزید تفصیل حاصل ہونے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے چھوٹے جانوروں میں اور یک خلوی جانوروں میں تو ارتقاء کا مشاہدہ لیبارٹری میں بھی کیا ہے۔ مثال کے طور پر بیکٹیریا میں اینٹی بائیوٹک مزاحمت کا پیدا ہونا ارتقاء کی ایک زندہ مثال ہے جو ہم میں سے کئی لوگوں کی زندگی میں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کووڈ-19 کے وائرس میں ارتقائی تبدیلیاں اور ان تبدیلیوں کی وجہ سے وائرس کا مہلک ہو جانا تو ایسا مظہر ہے جو پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ سائنس کے بارے میں ایک حقیقت ہمیشہ ذہن میں رکھیے، سائنس کا کوئی نظریہ کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ سائنسدان ہمیشہ سائنسی نظریات میں بہتری کی تلاش میں رہتے ہیں، اور یہی رویہ اسے معروضی حقائق جاننے کا سب سے قابل اعتماد طریقہ بناتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ارتقاء کے نظریے میں تبدیلیاں دراصل اسے مزید بہتر بناتی ہیں، اس لیے ارتقاء کے نظریے میں تبدیلیوں سے ارتقاء کا نظریہ ناقابل اعتماد نہیں ہو جاتا، بلکہ اس پر ہمارا اعتماد مزید بڑھ جاتا ہے۔ آئندہ پھر کسی سائنسی مقالطے اور اس کی سائنسی وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، شکریہ۔